हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा समुच्चय या सेट। सेट क्या है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। और चूंकि ये एनसीईआरटी बुक में से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, चूंकि इसकी एक्सरसाइज में बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल समझने वाली चीजें हैं, तो इसलिए इसे एनसीईआरटी पीडीएफ के थ्रू ही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। समुच्चय, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय क्या है और समुच्चय सिद्धांत किसने दिया। समुच्चय सिद्धांत का जो विकास किया था वो जॉर्ज कैंटर ने किया था, कैंटर द्वारा किया गया। और समुच्चय क्या है, क्योंकि आप अपने आसपास की ओर देखते होंगे, जैसे वस्तुओं का संग्रह है। वस्तुओं का संग्रह जैसे ताश की गड्डी है, व्यक्तियों की भीड़ है, या क्रिकेट टीम है, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी, वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी हैं, या फिर आप कह सकते हैं सम संख्याओं को आपने पढ़ा है, पूर्णांकों को आपने पढ़ा है, अभाज्य संख्याओं को आपने पढ़ा है। ऐसी बहुत सारी संख्याओं को आपने पढ़ा है, या बहुत सारे संग्रहों को आप देखते हैं। तो उन संग्रहों का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ हम सेट समुच्चय के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपने ये भी देखा, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं, भारत की नदियां हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, व्यंजन है, या सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे 210 के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, या फिर इस समीकरण के आप मूल ज्ञात करते थे कक्षा 10 में, जैसे 2 और 3 होंगे। तो इन सब का एक रिप्रेजेंटेशन को ही हम सेट बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय है क्या? समुच्चय को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित का अर्थ है, अगर आप अपनी बुक में ही देखें तो सुपरिभाषित का अर्थ यहाँ है, सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु के विषय में एक निश्चित निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि ऐसा ये क्लियर हम उसके विषय में निश्चय ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो हमें पता है ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ही होंगी। या मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर या व्यंजन, तो उनका एक संग्रह आप बना सकते हैं वोवेल्स का, जैसे ए ई आई ओ यू। तो ऐसे जैसे ताश की गड्डियों में मैं ये कह दूं कि केवल काले रंग के पत्ते, तो वो भी एक सुपरिभाषित है, फिक्स होगा। तो जिस विषय निश्चित निर्णय ले सकते हैं उसे हम बोलते हैं सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के विषय में आप बात ध्यान रखेंगे कि जो समुच्चय है, समुच्चय को हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो एक तो हम इस समुच्चय को हम इस सेट को हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही यूज करेंगे। और इसे हमेशा जो अवयव होते हैं इस समुच्चय के, उन्हें हम एक मझले ब्रैकेट में लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसे हम बोलेंगे एन। तो अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ना लिखकर अगर एन लिख देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे ही पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड लिखते हैं। परिमेय संख्याएं के विषय में भी आप जानते हैं, तो उसे हम क्यों लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं को आर लिखते हैं, ये आप याद भी रखें। धन पूर्णांकों का समुच्चय तो जेड प्लस, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो क्यू प्लस, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो आर प्लस। जैसे आर वास्तविक कह लिया है तो आर प्लस धन यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो कहने का मतलब ये हुआ, सेट क्या है, समुच्चय क्या है, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के विषय में हमने बताया कि समुच्चय को जब हम लिखते हैं कि तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है और मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और जैसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अभी, जैसे ये हम अंग्रेजी वर्णमाला का एक वोवेल्स का एक सेट बना लेते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं ए। तो इस ए को ए ई आई ओ यू, ये जो ए है, ई है,
आई ओ यू है, या फिर इस नेचुरल नंबर में के सेट में अगर हम देखें या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम बोलेंगे अवयव। इसके अवयव, तो अवयव कहें या फिर हम इसे वस्तुएं कहें, समुच्चय की वस्तुएं, अवयव या सदस्य, ये एक ही बात है। हम ज्यादातर यूज जो करेंगे अवयव यूज करेंगे, एलिमेंट्स या सदस्य, ये सब एक ही बात है। ये मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं यानी कि जो अवयव लिखे जाते हैं किसी सेट के, उन्हें हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं एक सेट ले लेता हूं, जैसे मेरे पास एक समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स, स्वर का समुच्चय है। जैसे आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये एक समुच्चय है। अब इसके विषय में आप समझना आपको यह है कि जैसे ए है, अगर मुझे ये बताना है कि ये ए इस समुच्चय ए में है या नहीं, तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू ए। मान लो मुझे लिखना ओ है या नहीं, तो ओ बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि है या नहीं, इस सेट में ये एलिमेंट या ये अवयव है या नहीं। अगर मैं ये कहूं कि बी इस सेट में ए में नहीं है, तो मैं लिखूंगा बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस ए एप्सिलॉन को हम बोलते हैं बिलोंग्स, इसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और इसका मतलब ये हुआ ये है इस ए अवयव इसमें है, या ओ इस ए सेट में है, लेकिन इसमें इस नॉट बिलोंग का मतलब एप्सिलॉन नॉट बिलोंग का मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। और एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन का मतलब हुआ में है, यानी कि में का मतलब समुच्चय में है या नहीं। तो ये बात आप समझ लें कि कोई अवयव एक उसमें है तो आप बिलोंग्स लिखेंगे, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स लिखेंगे, बस ये नॉर्मल बात है। इसके बाद किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, मतलब किसी भी समुच्चय को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो रूप है आपका वो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप लिखते हैं, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेट ए है जिसमें ए ई आई ओ यू का है, या फिर मैं नेचुरल नंबर का ले लू, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से। तो या फिर आगे भी ये होगा, नेचुरल नंबर का कोई सेट है। तो कहने का मतलब ये जो रूप अभी मैं आपको समझा रहा था ऊपर, ये रोस्टर रूप ही है। तो रोस्टर रूप का मतलब ये हुआ कि इसमें अवयवों को हम एक श्रेणी में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा ए, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा, इनके अवयवों के बीच में यानी कि जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में कोमाज लगा के लिखेंगे। तो ये जो रूप है ये हमारा रोस्टर रूप ही है, या सारणीबद्ध रूप इसे कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि 2 से कम 7 से कम सम संख्याएं लिखिए, सम धनात्मक संख्या लिखिए, तो मैं ये लिख दूंगा, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ भी है 2 4 6। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं ये लिख दी हमने, या फिर ये तो मैं एग्जाम्पल लेके चल ही रहा हूँ। विषम प्राकृत संख्याएं लिख दी 1 3 5 कोमा करके। तो इसमें खास बात यह है कि मझले ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और दूसरा एलिमेंट्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, कोमाज लगाएंगे। एक बात विशेष है कि जब हम रोस्टर रूप लिख रहे होते हैं तो रोस्टर रूप में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। ये आपकी एनसीईआरटी में भी इन्होंने टिप्पणी के रूप में दे रखा है कि किसी भी रोस्टर रूप में लिखते हुए अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल को अगर लिखना है SCHOL लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखा जाएगा, कोमाज लगा के लिखेंगे। तो ये था हमारा रोस्टर रूप। दूसरा है, जैसे मैं अभी यहां पर ए ई आई ओ यू के बारे में बात कर रहा था, यानी कि स्वर के बारे में बात कर रहा था अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इनमें एक क्वालिटी है कि अगर मैंने स्वर बोल दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वर में बी नहीं होगा, यानी कि इसके विषय में एक स्पेशल बात कर दी हमने। जैसे मैं नेचुरल नंबर के बारे में बोल दिया 1 2 3 5 4 5 6, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी, जीरो नहीं होगी, यानी कि
इसके विषय में एक पर्टिकुलर जानकारी हमारे पास है। तो समुच्चय निर्माण रूप को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का जो समुच्चय है, तो आप देख रहे होंगे ए ई आई ओ यू, ये हमारा रोस्टर रूप है। यदि मैं समुच्चय निर्माण में लिखूंगा तो इसी बात को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि वी है एक सेट, ऐसे ही नाम दे दिया हमने वी, ए बी सी जो भी लिखना चाहे, इसमें कोई एलिमेंट है एक्स, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो सकता है, और जो एक्स होगा, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इस प्रकार से लिख रहा है। तो बात वही हो रही है कि ए ई आई ओ यू, कहने का मतलब ये लिखें हम या ये लिखें वी, तो ये दोनों बात सेम ही है, लेकिन ये जो रूप है ये आपका रोस्टर रूप है और ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। तो समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस प्रकार से एक्स एलिमेंट लेंगे, एक्स जो भी होगा, सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे मैंने ये बोल दिया अगर 2 4 6 8 है तो हम लिख देंगे एक्स, मान लो सम संख्याओं का इसके लिए लिखना है मुझे रोस्टर, जैसे एक रोस्टर रूप दिया 2 4 6 8, इसे अगर ये रोस्टर है, अगर मुझे इसमें समुच्चय निर्माण में लिखना है तो समुच्चय निर्माण में इस ए को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ए सच दैट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स सम संख्याओं का सम प्राकृत संख्याएं इस प्रकार से। तो ये लिखें या ये लिखें, इसे लिखने का मतलब ये हमारा रोस्टर रूप है और इसे लिखने का मतलब समुच्चय, दोनों बात एक ही है। तो इसलिए सेट क्या है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, संख्याओं किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, उसमें हम कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल से लिखते हैं, उसके अवयवों को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा, और ध्यान रहे जब हम रोस्टर रूप लिखते हैं तो उसके बीच में कोई भी उसका अवयव बार बार नहीं आता। इन सब के विषय में हमने पढ़ा और हमने बात की कि एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू यूज करते हैं, और है तो बिलोंग्स टू यूज करते हैं, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू यूज करते हैं। ये आप सब जान चुके हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, और एक्सरसाइज में कुछ बहुत ही एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा टफ कार्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बातें आपको छोटी छोटी समझनी है, पूरे को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे एग्जाम्पल। मैं एक्सरसाइज की ओर चलता हूँ। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, तो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, समुच्चय है, समुच्चय केवल वो होंगे जो सुपरिभाषित होंगे। सुपरिभाषित कहने का मतलब जिनके विषय में आप पूर्ण रूप से निर्णय ले सकते हैं कि ये ऐसा होगा और ये ऐसा नहीं होगा, या तो नहीं होगा या होगा, मतलब क्लियर निर्णय आप उसके विषय में ले सकते हैं। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हम समुच्चय कह सकते हैं। तो ये समुच्चय है, समुच्चय मैं इसमें यहां पे लिख देता हूं, टिक कर देता हूं, जो है समुच्चय है उन्हें टिक कर देता हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं। ये समुच्चय है हमारा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब जैसे इसने ये बात कही है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, अब इसके बारे में क्लियर बात पूरी नहीं हो रही है। प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है वो कविता लेखन वाला हो सकता है वो कहानी लेखक हो, और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो सकता है जिनके विषय में हमें पता ही ना हो लेकिन वो प्रतिभाशाली हो, तो इसलिए इसे हम समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। मैं इसे काट दे रहा हूं, आप इसे समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ा ही है कि वो सर्वश्रेष्ठ होगा तो हमें आपको पता होगा, हो सकता है कि वो अच्छा बल्लेबाज हो लेकिन आपकी नजरों में ना हो, या भारतीय टीम में उसका सिलेक्शन ना हो, तो ये भी विश्व में या भारत में किसी भी टीम में उसका सिलेक्शन ना हो लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ हो, तो ये भी हम संग्रह नहीं कर सकते। कोई किसी मामले में सर्वश्रेष्ठ है तो कोई किसी मामले में। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आसानी से आप कर सकते हैं, ये सेट है, सेट ही बोलेंगे इसे, ये भी सेट है आपका।
100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आसानी से कर सकते हैं आप, ये भी सेट है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, क्योंकि सीमित है, आपके पास है उनके लिखित जितने भी उपन्यास है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, समुच्चय कहेंगे। सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी आप कर सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, वो तो आसानी से कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, सेट है ये। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब अगर आपसे पूछें कि कौन अधिक खतरनाक है जानवर, तो ये आप इसके बारे में आप क्लियर निर्णय नहीं ले सकते, तो इसलिए सेट नहीं है, नोट ए सेट, समुच्चय नहीं है। अभी एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, इसके विषय में आपको मैंने बताया है। तो जैसे एक सेट दिया हुआ ए, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, यानी कि अवयव है या इसके सदस्य हैं, उसमें ये बताना है कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है, बिलोंग्स टू या बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू, वो उसमें है या नहीं। जैसे 5 है, 5 1 2 3 4 5 है इसमें, तो इसलिए बिलोंग्स टू है। उसके बाद 4 भी बिलोंग्स टू है। 8 नॉट बिलोंग्स टू है, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। 0 नॉट बिलोंग्स टू है। 10 नॉट बिलोंग्स टू है और 2 बिलोंग्स टू है। तो ये तो सिंपल बात थी, आपको समझ में भी आ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ये आपका समुच्चय निर्माण है, आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट है, इसके सामने इन्हें कर सकता हूं, जैसे ए, अगर इसी का आंसर हमें लिखना है तो ए सेट को हम रोस्टर रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा होने का मतलब -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा बोला है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम, तो इसका नाम मैं बी दे देता हूं, बी ही दिया हुआ है, सॉरी। 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही एक्स सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है, तो सी के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सी का आंसर यहां पे देता हूं, सी। तो सी जो होगा हमारा, जिनके अंकों का योग 8 है, जैसे 17 26 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 35 44, और इसे आप कर सकते हैं 53 62 71 और 80। अगर इन्हें आप जोड़ते हैं अंकों को तो सबका योग 8 आता है, तो इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। डी का आंसर यहां दे देते हैं। एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो 60 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जो संख्या जैसे 12 से भी होता है लेकिन वो अभाज्य तो नहीं है, तो इसलिए डी का आंसर ये होगा। ई है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ये तो आपका समुच्चय निर्माण है, आपको रोस्टर में लिखना है। तो ई के लिए आंसर ऐसे लिखेंगे, आपको बताया था कि कोमाज करके लिखा जाता है और वर्ड दोबारा रिपीट जो सॉरी एलिमेंट्स दोबारा नहीं लिखा जाता। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टी आर आई जी एन एम ई टी दोबारा आ जाएगा, आर दोबारा आ जाएगा और वाई। तो टिग्नोमेट्री को हम केवल रोस्टर रूप में कुछ इस प्रकार लिखता है। ऐसे ही एफ है, बीटर शब्द को लिखना है, तो एफ के लिए आप आंसर ऐसे देंगे, बीटर को लिखना है बी ई टी, ई दो आ गया है और आर बस। तो इस प्रकार से आप रोस्टर रूप आसानी से लिखते हैं समुच्चय निर्माण से। अगला जो क्वेश्चन होगा आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसे ये यहाँ पर ना फर्स्ट क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट होगा, तो फोर्थ का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्थ का फर्स्ट का। जैसे ये दिया हुआ 3 6 9 12,
तो रोस्टर रूप में अगर लिखेंगे इसे ए मान लेता हूं, x सच दैट x 3 6 9 12, तो 3 का एक गुणज है, या आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3n, जहां n जो है क्या है, n आपका 1 2 3 4 है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, जैसे 2 4 8 16 32, तो b को आप इसे सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x 2 की पावर n, और n जो है आपका, अगर आप यहां पर 1 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 32, तो n का जो मान है वो 5 के बराबर और 1 के बराबर, इसी के बीच में से है। इसे भी यहाँ n को, जैसे ये n लिखा हुआ था 1 2 3 4 लिखा था, तो यहाँ इस बात को मैं ये भी लिख सकता था n जो है 4 के बराबर और 1 के बराबर, ये भी लिख सकता था इसकी जगह पर, इतने की जगह पर। तो ये हमका समुच्चय निर्माण थर्ड 5 25 125 625, आप समझ पा रहे होंगे, 5 का वर्ग है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 6, तो ये आप आसानी से इस तरीके से लिखेंगे 2 4 6। तो इसके लिए थर्ड आप करेंगे प्रैक्टिस में, और फोर्थ को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फोर्थ में कहा है 2 4 6, तो आप इसे तो सिंपल लिख सकते हैं, मान लो ये थर्ड आपको दे दिया करने के लिए, इसका नाम कुछ भी देते हैं, सी डी ले देते हैं, और इस x सच दैट x प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याएं, बस इतना आपको लिखना है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, जैसे ये भी सेट वही लिखना है, x सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसका आंसर ए में जो हो जाएगा, विषम है ना, 1 3 5 7, ऐसे ही डैश डैश डैश। x एक पूर्णांक है, तो b को आप पूर्णांक लिखना है, लेकिन कंडीशन ये है कि x जो है -1/2 और 9/2, यानी कि इनके बीच में है, तो b में क्या आ जाएगा, -1/2 है, तो -1/2 का मतलब हो गया -1 से 1 से तो छोटा 0 आएगा, और पूर्णांक का है 0 1 2 3 4, 9/2 का मतलब 4.5 है, तो इसलिए इनके बीच में है। x दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल 4 है, तो इसलिए इसका आंसर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो वर्ग लेंगे तो +-2 आएगा, तो इसलिए इसके बीच का है, तो ये हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2। लॉयल शब्द के अक्षर का समुच्चय, डी का नाम क्या दे सकते हैं, लॉयल का है L, O, Y, A, L दोबारा नहीं आएगा। X वर्ष में ऐसा महीना है जिसके 31 दिन नहीं होते, 31 दिन आप ई में, फरवरी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा फरवरी लिखेंगे, फरवरी अप्रैल जून लिख देता हूं, जून सितंबर SEPT सितंबर, और नवंबर, तो ये आप इनमें 31 दिन नहीं होते। और ऐसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला का वह व्यंजन जो के से पहले आता है, जैसे F है, तो इसमें लिख सकते हैं A तो नहीं आएगा क्योंकि व्यंजन का है A, B, C, D, E नहीं आएगा, F, G, H, I भी नहीं आएगा, J, और K से पहले कहा है तो बस ये हो जाएंगे B, C, D, F, G, H और J। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बाईं ओर रोस्टर रूप लिखे हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण मिलान करना है, जैसे 1 2 3 6 1 2 3 6, तो इसने कहा है कि 1 2 3 6 इधर इसका रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप है, इसका समुच्चय निर्माण कौन सा है, 1 2 3 6 एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, तो इसलिए इसका आंसर ये फर्स्ट है, मतलब मैं मिलान कर दे रहा हूं फर्स्ट। 2 और 3
x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो 2 और 3 होगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, शब्द दिखाई दे रहा है आपको, मैथमेटिक्स के शब्द लिखे हुए हैं MATHEICS, ये इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा आपको थर्ड। और लास्ट जो है इसका 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये रोस्टर रूप है और इसका समुच्चय अनुमान 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसलिए इसका फोर्थ। तो इस प्रकार हमने आज एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, क्योंकि एनसीईआरटी के उससे पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि क्योंकि इसे हम आसानी से इसके आंसर भी यहाँ पे लिख पा रहे थे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने मैथ्स में एक बार करने का प्रयास करेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।